फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा I1 I2 और I3 तीनों वैल्यूज पूछनी है। I1 I2 और I3 को कैलकुलेट करना है पैसे। तो तीन वैल्यूज है, तो तीन ही इक्वेशन चाहिए, थ्री वैल्यू चाहिए, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? थ्री। एक तो इसे पहले मेंशन कर दो, नेम A B C D और E और F। अब एक ये बिल्कुल सेम करवा रहा क्वेश्चन है, पता नहीं करेगा। एट पॉइंट डी पॉइंट पर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ बोलो। I1 कहाँ आ रहा है? इसके पास, और ये दोनों तो I1 अगर प्लस ले लिया है तो I2 I3 माइनस लेंगे, और इक्वल किसके होगा? तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई? I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लूप में चलते हैं बाई A B C D A लूप। I1 अरे इसमें बताया था ना क्या होना है, जंक्शन के पास और दूर देखो, बस जंक्शन की तरफ आ रहा है जो करंट, अगर वो प्लस ले लिया तो दूर जाने वाला माइनस, तो ये इसके पास आ रहा है, और यहाँ से ये दोनों, तो ये दोनों माइनस के, ठीक है। अगर इसे माइनस ले लोगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तब भी आंसर सेम ही आना है। इस लूप में आ जाओ, ABCDA लूप ऐसा बन गया ये, ठीक है, ABCDA। तो पोटेंशियल देखो ये है, पहले से देखो, ये यहाँ से प्लस से निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 24 ये माइनस से निकल रहा है। अब आगे चलो, करंट देखो यहाँ से यहाँ तक इस इतने में I1 है, और ये इधर आया है तो ऐसे ही तो आया होगा यहाँ से माइनस, तो ये माइनस का हो गया, माइनस में 2I1। यहाँ पर देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये भी माइनस है, माइनस में क्या है? 6I2। ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू माइनस में 2I1 और माइनस में 6I2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नीचे वाला रूप ले, CDEFC ये आ गया, CDEFC बना दिया। सेल कहाँ पर है? ये पॉजिटिव से निकल रहा है, लूप करंट कैसे निकलेगा? पॉजिटिव से, तो ये प्लस का होगा 27, इक्वल में आ जाओ। ये करंट की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, तो I2 माइनस का हो गया 6I2, नेगेटिव हो गया, और ये डायरेक्शन यहाँ से ये देखो ऐसे ही आएगा, सेम हो गया, प्लस में 4I, और अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? अब तो ये बच्चों वाला काम, बस क्या तीनों इक्वेशन से I1 I2 I3 की वैल्यू चाहिए। ये अच्छा, ये हमने ले लिया क्लॉकवाइज, ये ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मन करे तुम्हारा, जैसा मन करे। इसे एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इसे एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज कर दो इसे। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करोगे ये जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो, अगर तुमने इसकी डायरेक्शन पलटी, अगर डायरेक्शन चेंज की तुमने क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके सभी साइन चेंज हो गए, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ऐसा है। कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं उसका, तुम्हारी मर्जी है, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In a Wheatstone bridge network, resistances P is equal to 3, 2, 6 and 4, PQRS। तो Wheatstone bridge बना देंगे, और P की वैल्यू दे रखी है 2, Q की वैल्यू दे रखी है 3, 2, 3 दी है, और Q की वैल्यू दी है 2, और R की वैल्यू है 6, और S है 4। ये वैल्यूज गिवन है,
एंड गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस 5 ओम और एक गैल्वेमीटर लगा रखा है यहाँ पर जो कि 5 ओम का है। कैलकुलेट द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क। ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2 वोल्ट और 2 वोल्ट का एक सेल लगा दिया है। 2 वोल्ट का सेल है। करंट चाहिए सभी ब्रांचेस में, मतलब सभी रेजिस्टेंसेस में करंट चाहिए। अब पहले तो ये देखो कि बैलेंस्ड है या नहीं। 3:2 और ये भी 3:2 आ जाएगा। जब बैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो करंट जाएगा वो उसके केवल 2 पार्ट्स होंगे, I1 और I2। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ से I1 आगे, I2 इधर से और वापस इकट्ठा होके I1। ठीक है, तो वो बात लिखनी पड़ेगी एज P/Q is equal to R/S। So IC will be 0। पहली बात तो ये है। अब क्या चाहिए, करंट चाहिए। लूप किरचॉफ के हिसाब से कर दो इसे। एक बार इसे बोल दो A B C D और E और F। एक बार ये लूप ले लो, इन लूप A B C E F A। पढ़ो और देखो, मिल गया? ऊपर ऊपर वाला A B C और फिर यहाँ है E F A। पूरा हो गया लूप। एक ही सेल है, सिर्फ एक ही सेल है और जो लूप की डायरेक्शन है वही ये करंट है यहाँ पर। और यहाँ से इधर चलते हुए आया तो ये भी कैसा हो गया, प्लस, मतलब माइनस का कोई काम नहीं इस पूरे में। ऐसे ले रहे हैं तो ये यहाँ से प्लस में से निकल रहा है और यहाँ से इधर चले जाओ तो ये दोनों डायरेक्शन मैच कर रही हमारी। तो सब कुछ कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, 2 is equal to I1 into 3 plus I1 into 2। तो 3 और 2 5 I1 is equal to 2, I1 is equal to 2/5, यानी कि ऐसे ही अब नीचे वाला लूप ले लो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, I2। और यही पूछा से हमें करंट बता दो बस कितना है। तो I2 कितना आएगा, अंदर लगाओ तो एक बार इसे लेके चलना पड़ेगा। ये तो 0 हो गया, E भी 0 हो गया। एक बार ये लगाओगे तो I1 I2 के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी, फिर यहाँ पे लगाओगे फिर I1 I2 के टर्म्स में बनेगी, फिर हम दोनों को सॉल्व करो, आ तो जाएगा। ये ज़्यादा सिंपल है, एक ही बार में काम खत्म हो गया। All the 7 arms of the electrical circuit shown in figure have equal length and equal resistance। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये सबका रेजिस्टेंस कितना है, सेम। इन सभी में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सबका रेजिस्टेंस कितना है, सेम। सो दैट इफ अ करंट I enters the network at a point A and leaves at F। यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे बाहर चला गया। The current in the arc CD is I/5 और CD में जो करंट है वो I/5 है। CD में, इसमें करंट कितना है, I/5। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करो, ये गया I1 और इसमें गया I-1। I2 के लिए ले लिया क्योंकि हमें इसमें करंट भेजना है। यहाँ से ये करंट यहाँ आ जाएगा I-1। सपोज यहाँ से जाने के बाद इसमें चला गया I2 तो यहाँ पर जाएगा I1 माइनस I2। ये I1 आया था, उसमें से I2 इधर चला गया तो बचा कितना, ये यहाँ से I1 माइनस I2 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ से ये कौन जा रहा है और इसमें कितना होगा, I माइनस I1 प्लस I2। I माइनस I1 यहाँ से आ गया और I2 ऊपर से आ गया, कंबाइंड हो गया, आगे चला गया। और इधर से ये आया, इधर से ये आया, ऐड कर दोगे तो ये I1 कैंसिल हो रहा है, I2 भी कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। दोबारा समझ लो, यहाँ से कितना गया I, यहाँ से जाने के बाद इसके दो पार्ट्स कर दिए हमने, एक में भेज दिया I1 और बचा हुआ भेज दिया I माइनस I1 हो गया। फिर I1 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद इस आर्म में भेजा हमने किसे, I2। I1 आ रहा था, I1 में से I2 चला गया इधर तो बचा कितना, I1 माइनस I2। ये I माइनस I1 यहाँ पर आ गया, तब तक ऊपर से I2 और आगे दोनों मिले और ये हो गया I1 माइनस I2 प्लस I2।
ठीक है। और यहाँ से करंट और इधर से करंट आया ये वाला, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या बचेगा। अब लूप वाला प्रोसीजर, अब इसमें कुछ भी नहीं, एक ये लूप बनाएंगे एक ये लूप बनाएंगे, दो हो गए, एक पूरा ले लेना, तीन, और तीन ही अननोन है इसमें, तीन ही अननोन है, I1 I2, और वैसे तो तीन है भी नहीं, I1 I2 दो ही है, क्योंकि हमें आंसर I के टर्म्स में चाहिए, आंसर किसके टर्म्स चाहिए I। अगर इसे सॉल्व करें तो लूप लेंगे हम इसमें, लूप ADCBA, ADCBA किसके ऊपर चलेंगे, सेल नहीं है इसमें, तो किसके ऊपर चलेंगे 0, और हर एक आर्क पे R रेजिस्टेंस लगा हुआ, ध्यान रखना। तो पहले यहाँ से चलो और देखो ये दोनों प्लस आएंगे और ये दोनों माइनस, तो यहाँ से चलते हैं I1R प्लस I2R माइनस I-1 और इंटू R प्लस R, एक ही बार लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक सीरीज ही तो है, दो बार लिखेंगे, एक बार लिख दो R प्लस R। I2 की वैल्यू दी है, I2 की कहाँ दी है, I वो प्रूव करना है। अभी हमारे पास आ गया I1R प्लस I2R माइनस I1 इंटू 2R और प्लस I2R और प्लस 2I1 इंटू R। देखो सही है, ये 2R हो गया, 2R का ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2R का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस, I1 कितना हो गया 3, I1R 2I1R और प्लस में I2R और माइनस में 2IR, 2IR को इधर लिख लो, ये खत्म, R कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2I is equal to 3I1 plus I2, इक्वेशन नंबर आ रही फर्स्ट। अब ऐसे ही इस लूप को लेंगे, एक इक्वेशन और आ जाएगी, और उसमें से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मतलब I1 को कैंसिल कर देना और फिर सेट इक्वल करके, और I1 खत्म हो जाएगा, अपने आप ही आंसर I2 का आएगा, किसके टर्म्स में आएगा I का। क्लियर। इसमें क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का तख्ता था समझ लो, ऐसा रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, मेटल की स्ट्रिप्स लगाई है 3, एक मेटल की स्ट्रिप ये है, दूसरी स्ट्रिप ये लगा दी और तीसरी स्ट्रिप ये लगी हुई है, 3 मेटल की स्ट्रिप्स है, ये पट्टियाँ लगा दी हैं 3, ठीक है, मेटल की लगी हुई है। और ज़्यादा अच्छा अगर मतलब ये एप्रेटस वर्क करें उसके लिए ये है कि ये कॉपर की हो, लेकिन कॉपर बहुत कॉस्टली है, इसलिए ज़्यादातर लैब में हमें वो स्टील की मिलती है। इसलिए मीटर ब्रिज का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो प्रॉपर रीडिंग ही नहीं देता है, बस ये कि आप करते कैसे वो पता रहता है, अगर तो एग्जामिनर आ भी जाएगा तो बता देगा, देखो अरे अभी तो सही आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, अभी कुछ गड़बड़ हो गई मतलब नहीं आ जाता है रीडिंग, लेकिन मतलब टफ पड़ जाता है, क्योंकि मेन स्टील का यूज किया हुआ है इसमें, और स्टील का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से वर्क ढंग से नहीं कर पाता है, और इसमें 1.5 वोल्ट का सेल लगाते हैं केवल, तो इतना कम वोल्टेज का सेल और वो भी ये रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो गड़बड़ हो जाती है, मतलब प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाता है। लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट बाद देखेंगे, मैं फ्लोरिंग आएगा तो 3 मेटल स्ट्रिप्स लगा दी, क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ही से बनाएंगे हम, एक गैल्वेमीटर लगा देंगे, एक की लगा देंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर बैटरी या सेल, और एक की यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस 2 ये, और A B C और ये, अब बिल्कुल सेम यही यहाँ पर आना है, देखो कैसे, एक तो फर्स्ट और थर्ड जो स्ट्रिप है उनके बीच में 1 मीटर लेंथ का वायर लगाएंगे, ठीक है, किसका होगा ये बना होगा नाइक्रोम या फिर कॉन्स्टेंटन का, किसका बना है, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन का वायर होगा ये हमारे पास। अब इस वायर को, इसको नेम दे दो AC। अब हमें क्या करना है, देखो एक तो हमें सेल लगाना है, इसका सेल इसी वायर के अक्रॉस लगाएंगे, यानी कि एक वायर यहाँ से निकालेंगे, एक टर्मिनल यहाँ से ले आएंगे इस तरह से वायर, और एक वायर यहाँ से निकालेंगे
और इनके बीच में हम एक सेल लगा और एक की लगा। तो देखो सेल AC के बीच में लगा हुआ है, इसीलिए इसे नेम दिया था AC। लग गया। अब हमें क्या लगाना है, एक गैल्वेमीटर लगाना है। गैल्वेमीटर कहाँ लगेगा, BD, और BD में से D जो है वो AC के बीच में, AC के बीच में है, मतलब AC वायर है, इसीलिए नाइक्रोम और कांस्टेंट का लिया जिससे कि रेजिस्टेंस ज्यादा रहे। यहाँ कहीं बीच में कौन होगा, D, ठीक है। या फिर यहाँ कहीं बीच में क्या होगा, दोनों बात है, AC के बीच में D भी हो सकता है, AC के बीच में B भी हो सकता है। अब इस प्रिंसिपल के बेस पे चले तो इसमें क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो काम करता है ये बोलता है कि P और Q जो है वो कोई भी फिक्स रेशियो में दो आर्म्स है, फिक्स पता है, मतलब हमें कितना रेशियो होगा इसका। R नोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू P गिवन होगी, और S अननोन रेजिस्टेंस, ये दोनों का रेशियो हमें पता है, P और Q रेशियो पता रहेगा। R नोन है मतलब वैल्यू पता होगी इसकी, और S कैसा है, अननोन। अगर हम D को यहाँ बीच में लेते हैं D, तो इस रेजिस्टेंस का, इस वायर का रेजिस्टेंस हमें पता है। जब इसका रेजिस्टेंस पता है तो S अननोन नहीं हो पाएगा वायर में, तो हम क्या करेंगे, D को यहाँ ले लेते हैं, और अब देखना AD के बीच में क्या लगा हुआ है, नोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे जिसमें से जो रेजिस्टेंस तुम्हें चाहिए वो ले ले, तो नोन हो गया। D और ये यहाँ पर हम लगाएंगे अननोन रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे, आप उस फिगर से देखो कंपेयर करके कि AD के बीच में, A से D तक R लग गया, और D से C के बीच में क्या लग गया है, बन गया। अब बात करते हैं इसकी, A से B तक का जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो होगा P, और B से C तक का रेजिस्टेंस होगा Q। तो PQRS चार रेजिस्टेंस दिखाई दे रखे हैं, और बैटरी भी लग गई। अब बचा कौन, गैल्वेनोमीटर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से D से निकालेंगे और B तक लगाना है। हाँ, यहाँ से वायर लेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और उसे ले जाके यहाँ पर B से कनेक्ट करेंगे, किसकी हेल्प से, जॉकी की हेल्प से। जॉकी है मतलब की ही है, बस जॉकी होने से क्या हुआ, उसे हम स्लाइड कर सकते हैं इस वायर पर कहीं भी, ऐसा दिखाई देगी जैसे कि एक पेचकस दे दिया तुम्हारे हाथ में, बस उसे टच कराओ A से लेकर C तक कहीं भी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वायर है इसकी लेंथ हमें बताई थी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और उसके मेजरमेंट के लिए यहाँ पर एक स्केल लगा रखा है, ये 0 और यहाँ तक आके और बीच में 100 सेंटीमीटर का स्केल लग गया। तो जब हम इस जॉकी को टच कराएंगे क्या करना होगा, इसकी को क्लोज कर दूं, क्लोज करने का मतलब है करंट चलना शुरू हो गया, करंट चालू हो गया। रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई एक रेजिस्टेंस निकाल दो, R रेजिस्टेंस मिल गया। और फिर हम क्या करेंगे, इस जॉकी से ये देखेंगे कि A से C के बीच में कहीं भी ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो। बस इतना सा काम करना होता है, जॉकी को A से C तक टच कराएंगे, ठीक है। और क्या चीज ढूंढनी है, ऐसा पॉइंट जिस पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो P/Q R/S के इक्वल हो जाएगा। डिफ्लेक्शन 0 होते ही P/Q R/S के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सिंपल हो गया, अगर सर्किट मिला हुआ मिल जाए तो बस जॉकी है, रेजिस्टेंस बॉक्स से जैसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर हम जॉकी को टच कराएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि टच कराते हैं A से लेके C तक, वो एक ही तक आता है। रिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, इसका बीच में होता है 0, फिर इधर 10 20 30, ऐसे ही 10 20 30,
तो जो निडल है ना ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हम ए पे टच कराएं तो सपोज इधर आ जाएगा, जब हम सी पे टच कराएंगे तो उधर जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एपेंडिक्स वर्क कर रहा है और रीडिंग भी देगा। भाई ए पे इधर आ गया, सी पे इधर चला गया, तो ये तो कन्फर्म है बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा। Sir, someone is calling you. Sir, someone is calling you. तो अब क्या कंडीशन हुई इसमें, ए से और सी तक हमें ऐसा पॉइंट देखना है जिसमें कि डिफ्लेक्शन 0, ठीक है। और जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हुआ IG 0 हो जाएगा, तो P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल हो जाएगा। तो और IG 0 P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R ओवर S के इक्वल हो जाएगा। P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल हो जाएगा। अब हमें चाहिए वैल्यूज P की और Q की। P और Q की वैल्यू चाहिए। R तो पता ही था, R तो पता है, S अननोन है, तो एक तरह से R और S दोनों पता है। अब क्या नहीं पता हमें, P और Q। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो जीरो डिफ्लेक्शन है, कंसीडर एट लेंथ L, the deflection of calorimeter becomes 0. Calorimeter becomes 0. जो L लेंथ है जिस पर की डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका एक नाम और बोलेंगे, वो बोली जाएगी बैलेंस्ड लेंथ। क्या बोलेंगे उसे, बैलेंस्ड लेंथ है जिस पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाया करेगा। तो ये 0 हो गया L लेंथ, बची कितनी 100 माइनस L। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, L लेंथ पे 0 हो रहा है, तो बचा हुआ कितना है। अब इस L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो P है, और 100 माइनस L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वायर के हिसाब से। चलो तो एक चीज और कंसीडर करो, कंसीडर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज X। कुछ भी ले सकते हो, रो ले लो, Y ले लो, Z ले लो, कुछ भी। पर यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना है, X। तो रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ, L लेंथ का क्या हो गया, LS। रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ वो क्या होगा, 100 माइनस L इंटू S। ये है हमारा P और ये क्या है, Q। देखो फिगर में L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो P है, और 100 माइनस L का क्या है, Q। ये दोनों वैल्यूज को वहां पुट कर दो। P की जगह पर क्या आएगा, LX, और इसकी जगह पर, और किसके ऊपर हो गया, X से। इसीलिए बोल रहे थे कुछ भी ले लेना जो मन करे, क्योंकि वो तो कटना ही है। S को सॉल्व करना है, तो S क्या होगा, S ऊपर आ जाएगा, ये इधर ऊपर, ये नीचे। 100 माइनस L अपॉन L इंटू अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे हमारा। आज हमें पता होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस तुम ही निकालोगे, तुम्हें पता होगा कि यहाँ कितने ओम का रेजिस्टेंस हमने लिया। और L लेंथ वो पता लग जाएगी जिस पर भी डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। L और R मिल जाएंगे तो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट। समझ में आ गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यही होता है, रो इज इक्वल टू R अपॉन L। R रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास, क्या है, S। तो S तो पता लगा लिया यहाँ से। एरिया इस वायर का जो S है, इसका एरिया निकालने के लिए 11th क्लास में जाएंगे, वहां से स्क्रू गेज उठाएंगे और उस स्क्रू गेज से उसकी रेडियस निकालेंगे। 11th क्लास में स्क्रू गेज पढ़ा था, उस स्क्रू गेज से उसकी रेडियस आ जाएगी, और रेडियस से A क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस मिल जाएगी, एरिया मिल गया, और क्या है, लेंथ। तो जो वायर कितनी लेंथ का है वो नॉर्मल स्केल से मेजर कर लेंगे और L लिख देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक्सपेरिमेंट जो है सिलेबस में वो यही है, टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर।
वायर का रो ही निकालते हैं। तो रो निकालने के लिए पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, फिर स्क्रू गेज से स्मॉल आर रेडियस निकालनी पड़ेगी और तब सॉल्व करना। ठीक है, बनाओ बेटा, प्रैक्टिकल है। राइट और कौन सा होता है? राइट गैप और लेफ्ट गैप जो दिख रहा है वही है। अरे लेफ्ट राइट जैसे